स्टूडेंट्स, आई एम अंकिता। वेलकम टू मेक द डे साइंस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.8। जैसे कि हमने कूलम्स लॉ पढ़ रखा है, उससे से रिलेटेड जो चार्ज का क्वेश्चंस है वही हम आज सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, उसी को थोड़ा सा हम सिंप्लीफिकेशन के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको समझना। Okay, an electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2.0 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. The direction of the field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and the proton falls from the same distance. Compute the time of fall in each case. Contrast the situation with that of free fall under gravity. इसका मतलब क्या है समझते हैं हिंदी में। जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल मूव करती है। पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल में हमें पता है कि मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो सबसे ज़्यादा डेंसिटी के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो क्या होता है आपका, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जहाँ मूव करता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं, तभी इलेक्ट्रिक करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल मूव कर पाता है। इसी केस के अकॉर्डिंग हमको यहाँ बताया गया है कि सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उसी डायरेक्शन में आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन आपका पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ शो हो रहा है, आता हुआ दिख रहा है। अब हमारे पास क्या बताया गया है कि उसके डायग्राम के अकॉर्डिंग जो ग्रेविटेशन है वो ग्रेविटेशन के में एक डिस्टेंस दे दी गई है। उस डिस्टेंस में कितने टाइम में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्रेविटी को टच करेगा, मतलब ग्रेविटी तक पहुंचेगा। ग्रेविटी मतलब ग्राउंड तक। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, विच इज़ 2.0 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। और हमारे पास जो हाइट है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जितना लेंथ है वो बता दिया गया है। वो कितना है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 1.5 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस हमें पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी हमें पता है। अब हमको एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करना है। उसी डायग्राम का रिवर्स हमको प्रोटॉन स्ट्रक्चर भी मूव करता हुआ दिखाई देगा, उसको हम उल्टा कर देंगे जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन का डायग्राम बनाने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं डायग्राम बनाना। फर्स्ट आपका डायग्राम जो बनेगा वो पहले तो आपका एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, एक फील्ड बनाना है। इसमें से इलेक्ट्रिक जो आपका एरो मूव करेगा वो हमें पता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेगा, मतलब प्लस टू माइनस साइन। यहाँ पर मान लो कि मैंने प्लस प्लस शो किया एक फील्ड में और दूसरे उसी के ऑपोजिट फील्ड में माइनस माइनस शो कर दिया। अब हमें पता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है। अब ये आपका इलेक्ट्रिक करंट मूव करने का एरोज़ है। अब हमने पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिक्स को मूव कर दिया। अब हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या होता है आपका, जहाँ सबसे ज़्यादा डेंसिटी का इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करता है। एज वी नो दैट पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट्स द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स शुड मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट का डायरेक्शन होगा वो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, विच इज़ लाइक दिस। ठीक है। यहाँ पर आपका फ्री फॉल ग्रेविटी का एक कांस्टेंट दिया गया है, विच इज़ इसको हम उल्टा करके दिखाएंगे। मतलब हमें ऐसे इसको फील करवाना है कि मान लो कि ऊपर से नीचे आपका इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं। ठीक है। इसका एक काम करते हैं, उल्टा करके लिखते हैं। इसको उल्टा करके ड्रॉ करेंगे जिससे आपको ऐसा एज्यूम लगे कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अपर टू लोअर मूव कर रहा है। ठीक है। हमें पता है ग्रेविटी तो नीचे ही होती है, हम ऐसे बनाएंगे कि आपको लगे कि इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ नेगेटिव साइन को देना पड़ेगा और नीचे की तरफ पॉजिटिव साइंस देना पड़ेगा। अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले तो हमको दिखाना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह का फॉल करके शो हो रहा है। अब हमको इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन पता चल गया। अब हमको इसी का रिवर्स डायग्राम विच इज़ फॉर प्रोटॉन हमको कुछ इस तरह का दिखने को मिलेगा। मान लो कि हमारे पास फ्री फॉल ग्रेविटी में प्रोटॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है। अगर हमको फिर से प्रोटॉन को फॉल करवाना है हमको क्या करना पड़ेगा। हमें पता है कि प्रोटॉन आपका क्या रहता है,
मतलब प्रोटॉन एक ऐसा इलेक्ट्रॉन ही रहता है, पर वो नेगेटिव साइन से हट के रहता है। सो हम ऐसे बोलेंगे कि जो आपका प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग मूव करेगा। मतलब अगर आपका ये पॉजिटिव था, इसको ऐसा रिवर्स कर दीजिए, और ये नेगेटिव था, ठीक है। सो हमें पता है कि जो पॉजिटिव से नेगेटिव एरोज़ रहते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करते हैं, और जो प्रोटॉन है वो भी आपका नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन आपका जो प्लस चार्ज है उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, और जो आपका प्रोटॉन है उसको हम नेगेटिव साइन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। मतलब नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ इंडिकेट्स द मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, सफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिविटी। मतलब हमको प्रोटॉन को जब दिखाना है तब हमको कैसे दिखाना पड़ेगा कि ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसको शो करेंगे। सो यहाँ पर हमको दो रिस्पेक्टिव डायग्राम्स मिल गए। इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है उसका इक्वेशन सॉल्व होने वाला है। ओके, सो हम काम करते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन तो आप समझ गए, और क्वेश्चन का डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग हमको अपना सॉल्यूशन कंप्लीट करना है। सो डिस्टेंस कितना है 1.5 सेंटीमीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन लिखना। ओके, सो सॉल्यूशन करने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि आपका सॉल्यूशन में फर्स्ट में पूछा क्या गया था। सो सॉल्यूशन में आपका फर्स्ट में पूछा गया है कि टाइम कितना लेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन फ्री फॉल ग्रेविटी में मूव करेंगे। तो हमें पता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो फॉर मतलब हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इंडिकेट करता है कितना आपका होता है जो इलेक्ट्रॉन का बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जो आपका इलेक्ट्रॉन रहता है फॉर प्रोटॉनिक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो हम कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमको एक चीज़ यहाँ से कॉमन लेना है कि जब हम इसका एक्सेलरेशन सॉल्व करेंगे तब एक्सेलरेशन सॉल्व करने में हमको ये देखना पड़ेगा कि आपका नेगेटिव साइन यूज़ करना है कि नहीं। नेगेटिव साइन बस ये इंडिकेट करता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में कहाँ प्रोटॉन मूव कर रहा है, कहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, पर हमको अभी सिर्फ एक एवरेज वैल्यू चाहिए। इसके लिए हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी, हम नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट करेंगे। सो फर्स्ट में तो हमको एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कर क्या रहा है। सो इलेक्ट्रॉन पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि एक स्टेट में वो रेस्ट पे था, पर इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना पड़ेगा, एज वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स, सो अगेन इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो फॉलिंग टूवर्ड्स द ग्रेविटी इन फ्री फॉल कंडीशन। सो आपका इलेक्ट्रॉन मूव करने के कारण जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगेगा। सो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है कि S इज इक्वल्स टू, या फिर मैं लिख देती हूँ, फॉर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन तो डिस्प्लेस हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। सो आपका जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम 9 से पढ़ते आ रहे हैं, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT²। यहाँ पर आपका सबका वैल्यू पता होना चाहिए। S मीन्स डिस्प्लेसमेंट which indicates the distance between the electric field, and U means the initial velocity, and T is the time taken for the process continuous, and plus means plus, और हाफ AT मतलब आपका जितना एक्सेलरेशन रहेगा T का स्क्वायर का प्रोडक्ट का हाफ इज़ द फाइनल डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। सो हमारे पास यहाँ पर टाइम निकालने को बताया गया है। सो उसके बाद हमको कंपेयर भी करना है ग्रेविटेशन के साथ। हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर रहती है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड एट लास्ट कितना कम हो जाएगा वही हमको इस क्वेश्चन से
पता चलेगा। सो हमको यहाँ से टी निकालना पड़ेगा। सो टी का यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालने की कोशिश करें, सो अगर हम टी को निकालें सो कितना हो जाएगा। अच्छा, जो आपका फर्स्ट में जो टी था, वो टी आपका जो इनिशियल था वो एट द रेट जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो स्पीड में है। सो ज़ीरो होने के कारण जो आपका पूरा यू टी है वो ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो प्लस एनीथिंग इज़ सेम, रिमेन सेम। सो अगर हम 2s इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर लगाएं, और अगेन s इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर अपॉन, या फिर हम बोल सकते हैं 2/80 स्क्वायर। सो यहाँ से हम निकालेंगे t का वैल्यू। सो t 80 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s, वेयर t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s अपॉन a। ऑल्सो t इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट या फिर होल स्क्वायर रूट या फिर अंडर रूट 2s अपॉन a। ठीक है। सो ये आपका फाइनल टी का वैल्यू आ गया। इसी टी की मदद से हम देखेंगे कि आपका कितना ज़्यादा टाइम किसके लिए लग रहा है, ग्रेविटेशन के लिए या प्रोटॉन के लिए या इलेक्ट्रॉन के लिए। सो ये हमारा फाइनल जो फॉर्मूला बनेगा टी का, वो यही बनेगा अंडर रूट 2s। s यहाँ पर आपका डिस्टेंस का वैल्यू है, अपॉन में a मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फॉर आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए अलग अलग बनेगा, और एक्सेलरेशन का भी न्यूटन्स का सेकंड लॉ से हमको एक फॉर्मूला मिलता है, उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन का भी वैल्यू मिलेगा। ठीक है। सो इसको मिटा देते हैं। ओके, सो न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन कितना था। फोर्थ चैप्टर में F इज इक्वल्स टू एम ए हम सब पढ़ते आ रहे हैं। अब F आपका क्या है, फोर्स, इज इक्वल्स टू m क्या है, मास, एंड a इज़ एक्सेलरेशन। सो जो फोर्स आपका बना था वो मास और एक्सेलरेशन दो यूनिट से मिलके बना है। सो मास यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट में हम फॉर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और इलेक्ट्रॉन का ही मास लेंगे, इलेक्ट्रॉन का ही एक्सेलरेशन लेंगे। सो यहाँ पर आपका अगर हम एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करें तो आपका a इज़ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, F अपॉन m। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। सो F इज़ इक्वल्स टू, हमने इलेक्ट्रिक चैप्टर में क्या पढ़ा था कि F इज़ इक्वल्स टू कितना होता है, Q E। ठीक है। सो अगर F इज़ इक्वल्स टू Q E है, और Q आपका क्या है, चार्ज है। सो Q इज़ चार्ज। सो इलेक्ट्रॉन का अगर हम लिखें, सो हम लिख सकते हैं कि स्मॉल e विच इज़ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, एंड E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल्स टू द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। सो F इज़ इक्वल्स टू E E। यहाँ पर हम F का वैल्यू हटा के लिखेंगे E E। ठीक है। और जो आपका E है उसका एक कांस्टेंट नंबर है विच इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी वैल्यू दे दी गई है क्वेश्चन में, विच इज़ 2.0 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। अच्छा, अब हमको सॉल्व करना पड़ेगा एक्सेलरेशन का फॉर इलेक्ट्रॉन, एंड फर्दर प्रोटॉन के लिए भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो यहाँ से हम पहले एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लेते हैं। सो इतना मिटा देते हैं। A इज़ इक्वल्स टू E इंटू E। आपका जो E है वो इलेक्ट्रॉन के लिए ही है, सो हम यहाँ पर QE लिख सकते हैं। ठीक है। अपॉन में मास भी आपका इलेक्ट्रॉन का ही होगा, सो मास को भी हम E लिखेंगे। एक्सेलरेशन भी फॉर इलेक्ट्रॉन फाइंड करनी है, सो A E लिखेंगे। फाइन। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, और A E इज़ इक्वल्स टू QE मतलब 1.6 कितना होता है आपका बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो माइनस चार्ज है उसको नेगलेक्ट करना है, इंटू 10⁻⁻19 इंटू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना था क्वेश्चन में 2.0 को हम 2 ही लिखेंगे क्योंकि 2.0 इज़ नॉट वैल्यूएबल। सो 2 इज़ द राइट आंसर, एंड 2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम था, अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg।
आपका जो पूरा यूनिट आ जाएगा एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो सॉल्व करने में हमारे पास जो बेसिस है वो पहले सॉल्व कर लेते हैं। मतलब ए ई इज़ इक्वल्स टू 1.6 इंटू 2 को अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश करें तो 3.2 आ जाएगा अपॉन में 9.1 इंटू 10 माइनस 19 प्लस 4 माइनस 31 को एक्सपोनेंट ऊपर कर लेंगे तो प्लस 31 आएगा। पूरा सॉल्व करेंगे सो आपका ए ई का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर 16 आना चाहिए। सो 35 माइनस 19, 15 में से 9 गया, 10 11 12 13 14 15 6 आ रहा है और यहाँ 1 आ रहा है। सो 10 टू द पावर 16 आएगा क्योंकि प्लस ज़्यादा है तो प्लस में 16 आएगा और 3.2 अपॉन 9.1 तो 32 अपॉन 91 इंटू 10 टू द पावर 16। अगर हम न्यूमरेटर को बड़ा करना चाहें तो हम एक ज़ीरो यहाँ से ले सकते हैं। सो 320 अपॉन 91 इंटू 10 टू द पावर 15 आपका एक्सीलरेशन आ रहा है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए, 91 320। सो 91 3 ज़ा देखते हैं, 3 1 ज़ा 3, 9 3 ज़ा 27, 91 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 9 4 ज़ा 36। सो 3 से देख लेते हैं, 273, 10 में से 3 गया 7, 12 में से 8 गया 4 पॉइंट 91 5 सा 9 5 सा 45, सो 5 सा। सो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ओके सो 3.5 समथिंग आपका आंसर आएगा। अब 3.5 इंटू 10 टू द पावर 15 विल बी द एक्सीलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मैं मिटा के लिख देती हूँ, आपका एक्सीलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन कितना आया था, ये भी मिटा देते हैं। ओके, फॉर एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया था, ए ई इज इक्वल्स टू 3.5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना हमारा एक्सीलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब हमको एक्सीलरेशन फॉर प्रोटॉन भी फाइंड करना है। सो हम एक्सीलरेशन फॉर प्रोटॉन भी फाइंड कर लेते हैं इसी तरह, इसी फॉर्मूले के रूल के अकॉर्डिंग। सो अगर मैं यहाँ पर ए पी लिख दूँ और क्यू पी लिख दूँ और यहाँ एम पी लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सीलरेशन ड्यू टू प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, मास ऑन प्रोटॉन, और ई तो सेम ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इंटेंसिटी का वैल्यू। ओके, सो मिटा दिया मैंने, मेरा मार्कर ख़त्म हो गया था। सो फॉर एक्सीलरेशन फॉर प्रोटॉन निकालेंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का निकाले थे वैसे ही हम प्रोटॉन का भी निकाल लेंगे। सो ए पी इज इक्वल्स टू कितना था, 1.6 बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू आपका कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन में कितना था, एफ, मतलब आपका एफ का मतलब क्या होगा कि मास ऊपर जाएगा, मतलब इसके नीचे रहेगा आपका, हाँ मास का क्या था, मास ऑफ प्रोटॉन कितना था, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। और एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए और ए इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, है ना। सो ये आपका नीचे आ जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, ठीक है। ओके, सो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए पी इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 2 3.2 अपॉन में 1.67 को हम अप्रॉक्सीमेटली 1.7 लिख सकते हैं इंटू 10 टू द पावर, पूरा बेस को सॉल्व करेंगे तो 12 आएगा माइनस में, और माइनस प्लस में, और ए पी इज इक्वल्स टू आप 32 और 17 को अगर हम सॉल्व करेंगे, 32 17 1 ज़ा 17
12 में 7 गया 5, 1, 17, 8 सा कितना होता है, 8 1 से 8, 9 10 11 12 13, 136, अगेन 8, अप्रॉक्सीमेटली इसको 1.9 लिख सकते हैं. सो 1.9 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सीलरेशन फॉर प्रोटॉन आएगा. सो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सीलरेशन फॉर प्रोटॉन 1.9 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा, अब टाइम के लिए हम क्या फॉर्मूला निकाले थे, t इज इक्वल्स टू √2s अपॉन में कितना था, 2s अपॉन एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन यहाँ पर हम पूरा निकालते हैं, इसको हम रख भी सकते हैं डायरेक्ट, पर हम पूरा निकालेंगे. सो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, f अपॉन m, मतलब जो f था वो कितना था 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ 2 पॉइंट, या फिर हम बोल सकते हैं 2 इंटू 10⁻4 इंटू मास, इसके नीचे तो मास ऊपर चला जाएगा. सो 40 ई निकालेंगे. सो इलेक्ट्रॉन का टाइम कितना निकलेगा, नीचे अगर हमारा मास रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 1, या फिर हम बोल सकते हैं 9.11 इंटू 10⁻31 kg. और यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस है वो गिवन था कितना 1.5 सेंटीमीटर में था. सो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगेन इंटू करेंगे. सो इसको स्क्वायर रूट में सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, टी ई इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3 आएगा अपॉन इंटू 9.11, 1.6 इंटू 2 3.2. अच्छा, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, 9.1 ही रख सकते हैं. अगेन पॉइंट को हम हटा सकते हैं, 91 अपॉन 91 इंटू 32, 91 अपॉन 32 कर सकते हैं, 91 इंटू 3 कर सकते हैं, 9 3 से 27 कर सकते हैं. अब हमारे पास 273 का स्क्वायर रूट आएगा. और अपॉन में मतलब पूरा अगर हम लिखना चाहें तो कितना आएगा, मतलब होल स्क्वायर रूट, ठीक है, 273 अपॉन 32. और इंटू में कितना आएगा 10⁻18 आएगा. आप सॉल्व करके देख लेना. अच्छा, अब हमारे पास जो टाइम का यूनिट होता है वो सेकंड होता है. सो आपका जो √270 में बता देती हूँ, √273 आपका 16.5 समथिंग आएगा, इसको सॉल्व करने का तरीका है. और √32 आपका आता है 5.7 समथिंग. सो पूरा को अगर हम डिवाइड करेंगे, मतलब हाँ डिवाइड करेंगे, सो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा. और हमारे पास 57 कितना सा होता है 165, 57 2 सा देखते हैं, 7 2 से 14 का 1, 5 2 से 10 11, 2 पॉइंट लग जाएगा. 5 में से 4 गया 1, 6 में से 1 गया 5. अच्छा, 57 8 सा देखें डायरेक्ट, 7 8 से 56 का 5, 5 8 सा 45, 4 5 6. अच्छा, 57 9 से भी देख लेते हैं, 6 5 9 से 45 प्लस 6 5 1 3 समथिंग आ रहा है, 510 से बड़ा होता है. 10 में 6 क्या 4, 6 11 में से 6 क्या 5, अगेन कट हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पर 2.89 समथिंग आएगा, तो हम इसका अप्रॉक्सीमेटली 2.9 इंटू 10⁻18 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब स्क्वायर रूट हटेगा तो इसका तो पूरा सॉल्व होकर निकल गया. और जब स्क्वायर हटता है एक्सपोनेंशियल में, सो हमारे पास जो वैल्यू आता है पावर में वो कितना होता है 1/2. सो 1/2 इंटू -18 विल बी कटेड एज -9. सो हमारे पास जो पूरा टाइम आएगा इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ, वो कितना आ जाएगा, टी ई कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ, टी ई इज इक्वल्स टू 2.9 इंटू 10⁻9 as we know that 2 9 से 18 -9 सेकेंड आपका टाइम आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए. मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने देर में फॉल होगा ग्रेविटी में, 2.9 इंटू 10⁻9 सेकेंड में.
अच्छा, अब इसी तरह हम प्रोटॉन का भी निकाल सकते हैं। अच्छा, बाद में हमको कंपेयर भी करना है, सो उसके लिए आप क्वेश्चन रीड कर रखेंगे। अच्छा, सो हमारे पास प्रोटॉन के लिए कितना था, Tp कितना हो जाएगा, वही √2 इंटू 1.5 इंटू 10⁴ तो कांस्टेंट है, अपॉन में कितना था एरिया, एक्सेलरेशन कितना था, फोर्स अपॉन मास, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन होगा इस बार, इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 है ना, अपॉन में क्यू, मतलब क्यू ई होता है ना आपका फोर्स का फॉर्मूला, सो ई हम लिखेंगे विच इज़ 1.6 बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इंटू 10⁻19 इंटू आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था विच इज़ मतलब वैल्यू था 2 इंटू 10⁴, ठीक है। अच्छा, इसमें 4 नहीं आएगा, इसमें -2 आएगा, एज वी कन्वर्ट द सेंटीमीटर इनटू मीटर। ओके, सो इसको पूरा का सॉल्व करके देखते हैं। ओके, इतना लेंदी हम इसीलिए कर रहे हैं जिससे हमको समझने में ईजी हो। ओके, बाकी आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 2 3 इंटू 1.67 को हम 1.7 रख सकते हैं, है ना, और अपॉन में 16 इंटू 2 3.2, इसका पॉइंट कैंसिल, इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा देख लीजिए, -2 -27 +19 -4, -2 -27, ये 10 का पावर सॉल्व कर रहे हैं ना, +19 -4, सो आंसर नेगेटिव में ही आएगा। सो -29 -4 कितना आ जाएगा, -31 -33 -33 +19 33 19, 13 में से 9 गया, 10 11 12 13 4 और 1, -14 आ रहा है, सो -14 यहाँ आ जाएगा, और आपका जो इसको डिवाइड करने में आंसर आएगा वो कितना आएगा, अगेन 1.7 इंटू 3 करेंगे तो 51 आएगा, सो √17 इंटू 3 करेंगे तो 51 आएगा, 17 3 सा 51 अपॉन में √32 तो वही आ जाएगा आपका 5.7, और √51 आपका आ जाएगा 7.14 समथिंग, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिखेंगे 7.1, और पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम अगेन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इंटू 10⁻14 को हम अगेन पावर रूल में 10⁻⁻7 लिख सकते हैं, एज इट इज़ -14 इंटू 1/2, सो 2 -7 सा -14, सो 71 अपॉन 57, सो 57 को हम 71 से क्या करेंगे, डिवाइड, सो 51 1 सा 51, 11 में से 7 गया, 8 9 10 11 4 6 7 में से 6 गया, 1.57 कितना सा 3 5 सा 15 3 सा दिखते हैं, 7 3 सा 21 का 2 5 3 सा 15 6 में 17 नहीं 57 2 सा देखते हैं, 7 2 सा 14 का 1 5 2 सा 10 11, सो 114 आ रहा है, और 57 3 से बड़ा हो जा रहा है, सो 171 माइनस 10 में से 1 गया 9 8 14 में से 8 गया 6, ओके, सो 1.2 अगेन 57 1 से आ जाएगा, सो 1.2 इंटू 10⁻⁻7 हम इसका वैल्यू रख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। ओके, सो अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें, सो ग्रेविटेशन में हमारे पास जो वैल्यू होता है एक्सेलरेशन का, वो इन दोनों से बहुत ज़्यादा क्या होता है। एक्सेलरेशन में अगर हम देखें, सो ये तो टाइम निकला, सो एक्सेलरेशन का अगर हम बात करें, सो एक्सेलरेशन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बहुत बड़े होते हैं। सो जब हमारे पास जब कोई फॉल करेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तब हमें पता है कि एक्सेलरेशन भी उसके अगेंस्ट मूव करेगी, एज वी नो दैट द ग्रेविटी हैज़ इट्स ओन एक्सेलरेशन विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
सो हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटी को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं उस टाइम, क्योंकि ग्रेविटी के सामने एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बहुत ज़्यादा ग्रेटर है। सो इसी तरह हमने देखा कि जो आपका एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो ग्रेटर होने की वजह से ग्रेविटी उनमें वर्क नहीं करेगी, और वो जब फॉल करेंगे तब वो टाइम लेंगे। कितना कितना टाइम लेंगे वो डिपेंड करेगा कि प्रोटॉन में कितना टाइम लेगा और इलेक्ट्रॉन में कितना टाइम लेगा। सो हमारे पास टीपी कितना निकला था, 1.2 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। ठीक है, ओके। सो acceleration of proton and acceleration of electron is greater, as acceleration of gravity can be neglected, and time taken of प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन में से कौन सा सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है आपका। ओके, सो सबसे ज़्यादा टाइम आपका कौन लेगा, बड़ा कौन है वो देखना पड़ेगा हमें। सो 10 में से 10⁻⁻9 से 10⁻⁻7 बड़ा होता है। सो वी कैन सी दैट सेकेंड्स में सबसे ज़्यादा बड़ा आपका ये वाला पोर्शन होगा, मतलब टाइम ऑफ प्रोटॉन। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि जो प्रोटॉन है वो ज़्यादा टाइम लेगा, एज इट इज़ द मास ऑफ प्रोटॉन इज़ ग्रेटर, एंड द टाइम ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट टू ग्रेविटी विल बी टेकन 1.2 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। सो हमने आज की क्लास में ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं वो ग्रेविटी में मूव करते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि फ्री फ्रॉम ग्रेविटी, और ग्रेविटी उनमें अपना शक्ति नहीं लगा सकता, मतलब हम बोल सकते हैं ग्रेविटी उनमें अपना पावर नहीं लगा सकता, एज द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इज़ टू स्मॉल एंड वी कैन नेगलेक्ट द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन with their acceleration. सो हम इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में हमारे पास 4 आंसर्स आए। सो आपको इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चंस और देखने को मिल सकते हैं कि अगर आपके पास कोई बॉडी है, उस बॉडी से अगर आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सो आपका कितना टाइम लेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वांटिटी अलग अलग दे सकता है अलग अलग नेचर्स के लिए। सो आपको बस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वांटिटी चेंज करना है, बाकी सब सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन का बेसिक यूनिट और साथ साथ आपका जो टाइम का फॉर्मूला रहता है वो भी सेम रहेगा, बस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस मतलब जो हाइट है वो चेंज कर दे सकता है। सो थैंक यू, एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसका अगला एग्जाम्पल करेंगे 1.9। थैंक यू।